Good morning student. Now we are going to discuss about movement along the demand curve. देखो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा है, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, उसके अजम्पशन पढ़े हैं, उसके एक्सेप्शन केस पढ़े हैं। अब हम कर्व पढ़ेंगे, इनके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे हम डिमांड कर्व और प्राइस को। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। When quantity demanded of commodity change due to change in the its price keeping other factor constant, it is known as change in quantity demanding। देखो हमेशा याद रखना, मैंने आपको दो चीज पढ़ाई थी, क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड। जब भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा तो वो सिर्फ आपके ओन प्राइस की वजह से आएगा, बाकी जो अदर फैक्टर जो मैंने पढ़ाए थे कल आपको वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। इस बात को ध्यान से समझना और याद रखना कि जब भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा वो ओन प्राइस के उससे आएगा, बाकी जो फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेंगे। और जो डिमांड में चेंज आएगा उसमें वो जो फैक्टर है उनकी वजह से आएगा, उसमें जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। इट इज ग्राफिकल एक्सप्रेस एज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ये एक ग्राफिकल एक्सप्रेस है जिसमें हम देखेंगे कि हमारा डिमांड कर्व किधर मूवमेंट कर रहा है, हो रहा है, किधर एक्सपेंड हो रहा है, किधर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम इस टॉपिक में यही सब पढ़ेंगे। देखो सीधे स्टार्ट, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इस चार्ट के थ्रू आपको ये सब समझ में आ जाएगा इजीली। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कैसे चेंज होगा क्वांटिटी डिमांड में? एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा? एक्सटेंशन मतलब किसी चीज का एक्सपेंड होना, मतलब किसी चीज का बढ़ना, इंक्रीज होना, और कॉन्ट्रैक्शन किसी चीज का घटना, कम होना, तो वो होगा आपका डिक्रीज। उसकी कॉजेज क्या है? कॉजेज बाय डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मैंने अभी क्या बोला था आपको कि जब हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा वो क्यों आएगा? आपके ऑन प्राइस के वजह से आएगा। और आपकी जो डिमांड वो होगी तो वो किसकी वजह से होगी? जो कॉजेज बाय इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड। अभी मैंने क्या बताया था? एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड होना, किसी चीज का बढ़ना, किसी चीज का इंक्रीज होना। एक्सपेंशन इन डिमांड refers to a rise in the quantity demanded due to a fall in price of the commodity, other factor remaining constant। एक्सपेंड कब होगा? हमारी डिमांड कब एक्सपेंड होगी? जब हमारे प्राइस में चेंज आएगा, ऑन प्राइस में चेंज आएगा। जब हमारे प्राइस फॉल होंगे, जब हमारे प्राइस कम होंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज होगी, एक्सपेंड होगी, और अदर रिमेनिंग फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। ये ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ कि अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। बस एक प्राइस आपका डिक्रीज होगा, उसकी वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। देन आपका है इट लीड्स टू अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ये कैसा ग्राफ जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा, ये अपवर्ड नहीं जाएगा। कैसे जाएगा मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताऊंगी। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसे हम एक्सटेंशन इन डिमांड भी बोल सकते हैं और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं। अब इसका हम एक टेबल दी हुई है, उसको समझेंगे कि उस टेबल के बेस पे हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। प्राइस दिए हुए हैं और डिमांड दी हुई है। ये ध्यान रखना, प्राइस रुपीज में होते हैं, डिमांड यूनिट्स में होते हैं। डिमांड किस में होती है? हमारी यूनिट्स में होती है। हमारे प्राइस कितने दे रखे? 20 प्राइस है और डिमांड कितनी है हमारी? 100। जब हमारे प्राइस किसी चीज के 20 है तो हमारी डिमांड 100 हो रही है। लेकिन जब हमारे प्राइस 15 हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, 20 से कम हो गए तो हमारी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, एक्सपेंड हो गई, 150 हो गई ना। आपको टेबल के थ्रू पता ही चल रहा होगा कि हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है और प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं। अब हम इसको ग्राफ पे कैसे देखेंगे? ये एक्सपेंशन इन डिमांड का ग्राफ है। देखो 1 सेकेंड,
आपको एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड दे रखा है और वाई एक्सिस पे प्राइस दे रखा है। अब जो हमने 20 और 15 ग्राफ पुट किया है उससे हम 20 पे क्या था 100 था, तो 100 हमारा पहले आया, 15 से 150 तो ये क्या हो गया एक्सपेंड हो गया। देखो ये डैश डैश जहां लग रहा है ये पूरा एक्सपेंड हो गया, बढ़ रहा है ना, आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, तो ये आपका हमेशा डाउनवर्ड जाएगा, अपवर्ड नहीं जाएगा। जब किसी चीज को हम बढ़ाते हैं, किसी चीज का बढ़ना होता है वो डाउनवर्ड जाता है, आपका डिमांड हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन आपका कम होना, किसी चीज का डिक्रीज होना। ओके, contraction in demand refers to a fall in the quantity demanded due to a rise in the price of commodity, other factor remaining constant। मैंने क्या कहा था कि कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब आपकी क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू राइज इन, जब आपके प्राइस बढ़ेंगे। उसमें क्या हो रहे थे फॉल हो रहे थे प्राइस, लेकिन इसमें राइज हो रहा है, इसमें बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है। बाकी रिमेनिंग फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। आपके जो फैक्टर मैंने सब पढ़ाए थे वो फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन इसमें आपके प्राइस राइज हो रहे हैं तो आपकी डिमांड क्या होगी कम होगी, क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो लोग उसे अफोर्ड करना बंद करते हैं, यूज करना बंद कर देते हैं, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। It leads to an upward movement along the same demand curve। हमने पिछले टॉपिक में क्या देखा कि वो डाउनवर्ड मूवमेंट था, इसमें क्या है अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ। अब इसे भी हम डिमांड कर्व के थ्रू ही पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, इसे हम डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलेंगे। सिंपल सा याद रखना कि उसमें क्या था इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, इसमें क्या है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, और वो किसकी वजह से है आपके ओन प्राइस की वजह से है। देन आपको कॉन्ट्रैक्शन का भी टेबल दिया हुआ है, आपके प्राइस दिए हैं 20, 25, उसके देखो आगे क्या डिमांड है। जब हमारे प्राइस 20 थे तो हमारी 100 यूनिट थी, लेकिन हमारे जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गए 25 हो गए, तो हमारी डिमांड क्या हो गई कम हो गई 70 हो गई। क्या हो गई हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई। अब इसे हम ग्राफ पे पुट करेंगे, कैसे करेंगे देखो, जहां 25 है वहां हम 70 को मैच करेंगे और जहां 20 है वहां 100 को मैच करेंगे, तो ये क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए ये अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड नहीं जाएगा। जब भी आपके प्राइस की वजह से डिमांड डिक्रीज हो रही हो तो वो आपका अपवर्ड जाएगा, ध्यान रखना। बस इस बात का ध्यान रखना कि आपके सिर्फ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के चेंज होने से ही डिमांड का मूवमेंट होगा। नाउ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, हमने मूवमेंट पढ़ लिया कि मूवमेंट में डिमांड कैसे अफेक्ट करती है, या फिर डिमांड कर्व किधर की साइड एक्सपेंड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हम शिफ्ट पढ़ेंगे। शिफ्ट होना मतलब किसी चीज का आगे बढ़ना या फिर शिफ्ट होना। When the demand of a commodity change due to change in any factor other than own price of the commodity, it known as change in demand। मूवमेंट में क्या पढ़ा था कि हमारे प्राइस की वजह से चेंज होगा, लेकिन शिफ्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे फैक्टर की वजह से चेंज होगा, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लेना कि मूवमेंट में हमारा प्राइस कांस्टेंट नहीं था, प्राइस की वजह से चेंज था, अदर फैक्टर कांस्टेंट थे। शिफ्ट में हमारे प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर हमारे कांस्टेंट नहीं है। इट इज एक्सप्रेस एज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम शिफ्ट इन डिमांड में, देखो अभी हम पढ़ते हैं इसके आगे। देखो शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैसे होता है। चेंज इन डिमांड, ऑब्वियस सी बात है हमारी डिमांड में चेंज आता है तभी हम शिफ्ट करेंगे डिमांड को, ऐसे ही तो हम डिमांड को शिफ्ट नहीं करेंगे। या तो हमारी डिमांड बढ़ रही होगी या घट रही होगी, मतलब इन दो ही चीज हो सकती है, या तो हमारी इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही, इन दोनों के बिहाफ पे हम अपना शिफ्ट करते हैं डिमांड को। तो हम चेंज क्यों करते हैं, डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व शिफ्टिंग टू द लेफ्ट। जब डिक्रीज होगी डिमांड तो क्या होगा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। इंक्रीज इन डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट, जब हमारी इंक्रीज होगी डिमांड तो हमारा जो कर्व क्या होगा शिफ्टिंग टू द राइट। जब डिक्रीज होगा तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे और जब इंक्रीज होगा तो राइट की तरफ जाएंगे। ओके स्टूडेंट,
इसका अब कॉजेस पढ़ लेते हैं, क्यों होता है ऐसा। कॉजेस बाय चेंज इन फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसमें मोमेंट में क्या था, हमारा प्राइस की वजह से चेंज था, अदर फैक्टर कांस्टेंट है। इसमें आपके अदर फैक्टर कांस्टेंट नहीं है, आपके प्राइस कांस्टेंट है। ओके, फिर आता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। मैंने आपको कल वीडियो में सब्स्टिट्यूट समझाया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। जो पहली मेरी वीडियो है डिमांड में, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ाए हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जब हम अपनी सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए एक जैसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसी के सिमिलर प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जस्ट लाइक टी एंड कॉफी, अगर टी के प्राइस हाई है मेरे लिए तो मैं कॉफी प्रेफर करूंगी, और उसकी वजह से क्या होगी, कॉफी की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। तो डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसी वजह से हमारी डिमांड में चेंज आता है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को जिसके हाई प्राइस होते हैं उसे हम यूज करना बंद कर देते हैं। अब इसी ग्राफ में देखो, ये ग्राफ में हमें टी की दे रखी है और कॉफी की दे रखी है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा डिमांड ऑफ टी राइजेस, जो डिमांड है वो टी की ज्यादा हो गई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसमें क्या दे रखा है, इसमें कॉफी की प्राइस ज्यादा है, टी के कम है, तो इसीलिए जो डिमांड टी की है वो ज्यादा हो गई। ओके, समझ आ गया होगा, आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। आपने सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स are those goods which are used together to satisfy a particular want like tea and sugar। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो हम साथ में यूज करते हैं, जस्ट लाइक ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड जैम, कार एंड पेट्रोल, वो चीज जो हम साथ में कंज्यूम करते हैं। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लीड्स टू अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। इसमें उल्टा है, उसमें तो हम सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा अगर ब्रेड के प्राइस हाई होते हैं तो मैं बटर का क्या यूज करूंगी, मुझे तो ब्रेड के साथ बटर ही खाना है, तो मैं ब्रेड भी यूज नहीं करूंगी, इसीलिए उस दोनों गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। अब इसे हम ग्राफ पे देखेंगे। देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ है। इसमें क्या है, हमने टी की डिमांड ले रखी है और शुगर की डिमांड ले रखी है। तो हमारा क्या है, डिमांड ऑफ टी फॉल्स, जो टी की डिमांड है वो फॉल हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुगर, क्योंकि शुगर की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए, तो टी की जो डिमांड है वो भी फॉल हो गई। क्योंकि अगर शुगर महंगी है, अगर मुझे शुगर के प्राइस हाई लग रहे हैं तो मैं टी यूज नहीं करूंगी। ओके, देन आपका आता है काइंड्स ऑफ डिमांड, प्राइस डिमांड। आपकी ये प्राइस डिमांड है, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। मतलब आप इसके आगे फिर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह न्यूमेरिकल पढ़ोगे, परसेंटेज में पढ़ोगे, रेशियो में पढ़ोगे, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी ऑफ डिमांड थी, तो इसे बहुत ध्यान से समझना। देखो, प्राइस डिमांड रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी एज्यूमिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। जो प्राइस डिमांड है वो रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच का रिलेशनशिप दिखाता है, प्राइस और डिमांड का। किसके बीच का, प्राइस और डिमांड का। हाँ, इस चैप्टर में सिर्फ हम रिलेशनशिप देखेंगे प्राइस और डिमांड का। इसका जो इक्वेशन दी गई है वो dx इज इक्वल टू फैक्टर f से एक्सटेंड करता है फैक्टर और p प्राइस रिलेटेड गुड्स। ओके, तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसका बार बार रिवीजन करना, क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इनके बीच में एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो इसे आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से करोगे, बाकी सारी चीजें भी अच्छे से कर लोगे। तो आज का हम टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।